यू मस्ट हैव हियर्ड अ फ्रेज, जल ही जीवन है। और जीवन को बचाने के लिए चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े या कहीं धरना देना पड़े, इंसान वो हर काम करता है जिससे जीवन को बचाया जा सकता है। सेम उसी तरीके से पानी को लेकर के जब पानी की कमी होती है तो उसके लिए अलग अलग राज्यों में कई बार डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, और उन्हीं डिस्प्यूट को आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी कि जो हमारे राज्यों के बीच में पानी को लेकर के जो विवाद होते हैं, आखिर वो होते क्यों हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द कॉजेस, एंड देन हम देखेंगे कि ये कैसे सही किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि वाटर इज अ लाइफलाइन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड रूरल लाइवलीहुड। बात बिल्कुल सही है कि जो भारत है, भारत के एग्रीकल्चर के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत के गांव के लोगों के लिए जो पानी है वो लाइफलाइन का काम करती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो बीइंग अ मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री विद अ लार्ज रिवर सिस्टम, इंडियाज फ्रिक्वेंटली विटनेस्ड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी कि भारत के अंदर मानसूनों में बारिश होती है। मानसून के ऊपर हम डिपेंड हैं। जब मानसून अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी तो फसलें अच्छी होंगी। बहुत सारी रिवर भी हैं, बट उन रिवर के अंदर पानी तभी आएगा जब बारिश होगी। तो इसके वजह से होता क्या है कि जो हमारा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है ये कई बार हमें देखने को मिलता है, और ये फ्रिक्वेंटली अलग अलग स्टेट में अलग अलग नदियों के पानी को लेके हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं बताऊं तो भारत की एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और गांव के जो जीवन है वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत का जो ये पानी है, यानी कि जो वाटर है, वो डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े रिवर है, बट फिर भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। रिवर जैसे कि कावेरी, कृष्णा, रावी, ब्यास, महानदी, गोदावरी, ये वो रिवर है जो कि अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर बहती हैं, और अलग अलग स्टेट इसके ऊपर अपना क्लेम करते हैं और कहते हैं कि इस नदियों का पानी जो है वो हमारा है और इस पानी को हम यूज करेंगे। अब ये जो हमारे डिस्प्यूट है ये हमारे स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं, टेस्ट करते हैं, और इसके वजह से जो हमारा लीगल और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है दोनों ही राज्यों के बीच में वो एस्केलेट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, वापस से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो कि जो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, रूरल लाइवलीहुड है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। हमारी जो वाटर की कैपेसिटी है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड होता है, और बहुत बड़ी बड़ी नदियों की वजह से हमारा वाटर जो है वो कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई पूरा होता है। लेकिन इतने सब चीज़ों के बावजूद भी हमारे यहाँ वाटर की कमी होती है और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। कुछ नदियाँ जैसे कि कावेरी, कृष्णा, रावी, ब्यास, महानदी, गोदावरी, ये अलग अलग स्टेट के अंदर बहती हैं और अलग अलग स्टेट इनके पानी के ऊपर अपना क्लेम करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है इनको बढ़ा करके भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं। तो ये लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिस्प्यूट है वो अराइज क्यों होते हैं, यानी कि व्हाट आर द कॉजेस, यानी कि अब हम कॉजेस की बात करेंगे कि ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आखिर होते क्यों हैं। अगर मैं बात करूं कॉजेस यानी कि कारणों की, तो सबसे पहले हमें पता लगेगा ज्योग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल असिमेट्री। यानी कि देखो, जब आप भारत की बात करते हो तो भारत की जो ज्योग्राफी है ना, और जो भारत की हाइड्रोलॉजिकल पावर है वो सिमेट्रिसिटी में नहीं है। मतलब हर जगह पर्याप्त पानी नहीं है जितना होना चाहिए। किसी राज्यों में कहीं पर इतना ज़्यादा पानी है कि उन्हें दूसरे राज्यों की नीड ही नहीं है, और कहीं पर ऐसी टोपोग्राफी है कि वहाँ पर पानी ही कम है। तो इसके वजह से ये जो डिस्प्यूट है वो अराइज हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि मोस्ट मेजर रिवर ओरिजिनेट इन वन स्टेट एंड फ्लोज इनटू अनदर, यानी कि जो मेजर हमारी रिवर्स है ना वो किसी एक स्टेट से निकलती हैं, और उस एक स्टेट से निकल करके वो बाकी सारे स्टेट के अंदर फ्लो होती हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या कि अपर जो हमारा राइपेरियन स्टेट है वो टेंड्स टू बिल्ड डैम एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब मान लो जहाँ से, अगर मान लो मैं एक स्टेट लेता हूँ, भारत के अंदर एक स्टेट में लेता हूँ, अब मान लो ये स्टेट है, इस स्टेट से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं।
अब यहाँ से ये भी नदी निकल रही है, ये भी नदी और ये भी नदी। अब ये स्टेट क्या करेगा कि अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बनाने के लिए, अपने पावर प्रोजेक्ट के लिए इन नदियों के ऊपर डैम बनाने लगेगा, क्योंकि ये इसकी टेरेटरी में है तो ये डैम बना सकते हैं। तो होता क्या है कि एक नदियाँ जो है वो कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जो है वो निकलती हैं, वो उन नदियों के ऊपर डैम्स बनाते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं। वाइल डाउन स्ट्रीम स्टेट जो होते हैं ना, वो पानी के लिए डिपेंडेंट उन्हीं रिवर पर होते हैं। बट अगर पानी को रोक लिया जाएगा डैम बना करके, इरिगेशन प्रोजेक्ट ला करके, तो जो हमारे डाउनवर्ड एरियाज हैं, जो डाउनवर्ड स्टेट है, उनके पास पानी आएगा नहीं। जब पानी आएगा नहीं तो जो हमारे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीमिंग डायनेमिक है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं दोनों ही स्टेट के बीच में बोल सकते हो कि टेंशन क्रिएट हो जाएंगे और आगे चल के वो डिस्प्यूट का काम करेंगे। तो कह रहा है यही यहाँ पर कि जो हमारे मेजर रिवर है ना, वो ओरिजिनेट होते हैं किसी एक स्टेट में और देन वो वहाँ से अलग अलग स्टेट में फ्लो होते हैं। जो ऊपर वाले स्टेट है जहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो उसके ऊपर डैम बना लेते हैं, कुछ वहाँ पर इरिगेशन का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जबकि जो डाउनवर्ड स्टेट है ना, वो क्या करते हैं, वो डिपेंड होते हैं उस रेगुलेटेड वाटर के ऊपर जो उनको रिलीज करके मिलता है। अब ये जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीमिंग डायनेमिक है ना, ये नेचुरली क्रिएट कर देती है एक ऐसा फ्रिक्शन जिसके वजह से कहीं पर सूखा आ जाता है तो कहीं पर पानी ही पानी होता है। एंड इसके वजह से यहाँ पर डिस्प्यूट हमें देखने को मिलती है। और स्पेशली कब होता है, जब मानसून अच्छा नहीं होगा, यानी कि पानी अच्छा नहीं होगा, बरसात जब नहीं होगा, मतलब कि सूखे के दिनों में। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हुआ। अब आते हैं दूसरे रीजन पे। दूसरा हमारा रीजन कहता है कि राइजिंग एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन डिमांड। अब देखो, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन जल्दी से बढ़ती जा रही है, मतलब कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पानी का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरा कि वहां के लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, खेती बहुत अच्छे से करी जाती है, तो इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से वहां पर पानी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस राइजिंग एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन डिमांड की वजह से होता क्या है कि हमें पानी की किल्लत देखने को मिलती है और डिस्प्यूट देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि स्टेट्स हमारे हैं पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये रिलाई करते हैं अपने इरिगेशन के लिए किस चीज़ पर, तो पानी के ऊपर। इरिगेशन तो पानी से ही होगा ना। तो स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड कर्नाटका रिलाई हैवली ऑन इरिगेशन इंटेंसिव क्रॉप सच एज अ राइस एंड शुगर केन। With the rising population and urbanization, demand of drinking water and industrial यूज ऑफ ऑल्सो इंक्रीज इंटेंसिफाइंग कंपटीशन ओवर लिमिटेड वाटर। कहने का मतलब ये है कि जैसे पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैं, इनके अंदर जो हमारे वाटर फेड, मतलब बोल सकते हो जो हमारे रेन फेड क्रॉप होते हैं, जैसे कि हमारा राइस हो गया, जो हमारा शुगर केन हो गया, ये हमारे कुछ वो फसलें हैं जो कि इन स्टेट के अंदर उगाई जाती हैं, जो कि ज़्यादातर किस पे डिपेंड होती हैं, इरिगेशन के ऊपर, यानी कि सिंचाई के ऊपर। यानी कि अगर इनको आप पानी नहीं दोगे, सिंचाई नहीं करोगे, तो ये उतने अच्छे से होंगे नहीं। इसके अलावा जो राइजिंग पॉपुलेशन है, मतलब यहाँ की बढ़ती आबादी जो है, अर्बनाइजेशन जो है, वो ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड को कहीं ना कहीं हिट करती है, जिसकी वजह से आपको पानी की कमी दिखाई पड़ती है। और इस पानी की कमी की वजह से, क्योंकि वाटर लिमिटेड है और लिमिटेड वाटर के ऊपर जब डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दूसरा रीज़न ये होता है। थर्ड रीज़न होता है आउटडेटेड एग्रीमेंट एंड चेंजिंग रियलिटीज़। अब देखो, जो हमारे एग्रीमेंट किए गए हैं ना, जैसे आप बात कर रहे हो सर इंटर स्टेट की, इंटर स्टेट में क्या हो गया, जैसे मान लो कर्नाटका हो गया और मान लो कोई महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका और महाराष्ट्र हो गया, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है। अब इस एग्रीमेंट के बीच में क्या हुआ कि मान लो ये एग्रीमेंट तब बनाए गए थे जब अंग्रेज थे, उस समय पर पॉपुलेशन कम था, पानी ज़्यादा था, बट धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, पानी कम होता गया। तो अब क्या हुआ कि वो एग्रीमेंट आउटडेटेड हो चुके हैं। जो पानी पहले मिलते थे, आज भी उतना ही पानी दिया जा रहा है दूसरे स्टेट को, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई है पहले की कंपैरिजन में। तो जो हमारे बेसिकली एग्रीमेंट थे वो आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन वो आउटडेटेड एग्रीमेंट आज भी चल रहे हैं। तो उन्हें अगर हम फर्दर रिव्यू करें, उनको और अच्छा करें, तो हम इस डिस्प्यूट को कम कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्यूट होने का रीज़न एक ये भी है क्योंकि वो आज भी जो हमारे एग्रीमेंट है जो आउटडेटेड हो चुके हैं अंग्रेजों के ज़माने के, वो आज भी गवर्नमेंट क्या करती है, फॉलो करती है। तो आपको यहाँ पर क्या पता लगेगा कि सेवरल रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट वर निगोशिएटेड डिकेड्स इगो। मतलब कई सारे जो रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट है ना, वो आज से दशकों पहले क्या किए गए थे, निगोशिएट किए गए थे। दे डिडंट एंटिसिपेट टुडे डेमोग्राफिक प्रेशर। उन्हें नहीं पता था कि आज की जो डेमोग्राफिक प्रेशर है उसके बारे में, उन्हें नहीं पता था कि आज की पॉपुलेशन कितना हो जाएगी बढ़ के।
ग्राउंड वाटर कैसे डिप्लीट हो जाएगा, या फिर क्लाइमेट किस तरीके से बदल जाएगा, इस चीज़ के बारे में उस टाइम पर किसी को आइडिया नहीं था। एज अ रिजल्ट अब होता क्या है कि स्टेट ऑफन चैलेंज टू द वैलिडिटी ऑफ फेयरनेस ऑफ द अर्लियर एलोकेशन। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी सरकारें होती हैं अलग अलग स्टेट की, वो कहती हैं कि क्या ये जो हमारे एग्रीमेंट है क्या वो आज भी वैलिडेट है, क्या आज भी वो सही है, क्योंकि इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखा नहीं गया था और जितना पानी मिल रहा था वो आज के लिए सफिशिएंट है नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमें वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है अमंग द स्टेट्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजन, नेक्स्ट कॉजेस की। वो हमारा होता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड रीजनल सेंटीमेंट। अब इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन कैसे पता लगेगा? देखो, वाटर डिस्प्यूट ना फ्रिक्वेंटली बिकम इमोशनली चार्ज पॉलिटिकल इशू, यानी कि जिन जिन स्टेट में ना इन वाटर को लेकर के झगड़े हैं, वहां पर क्या करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसका मुद्दा अपने इलेक्शन के टाइम बनाते हैं, ताकि वो वहां के लोगों का इमोशनल सपोर्ट ले पाए और उनके वोट बैंक को अपने पार्टी के लिए टर्न ओवर कर पाए, एंड देन वो जीत भी जाते हैं। ऐसा देखा भी गया है। तो होता क्या है कि वाटर डिस्प्यूट फ्रिक्वेंटली बिकम इमोशनली चार्ज पॉलिटिकल इशू ड्यूरिंग द इलेक्शंस। अगर आप इलेक्शंस के टाइम पर देखोगे तो पार्टीज फ्रेम देम एज अ क्वेश्चन ऑफ रीजनल प्राइड एंड मेकिंग कंप्रोमाइज डिफिकल्ट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम पर जो पार्टीज है ना वो इस मुद्दे को अपना एक रीजनल प्राइड मान लेती हैं, और जो निगोशिएशन होना होता है, जो कंप्रोमाइज होना होता है, उस कंप्रोमाइज को वो नहीं करने देती, क्योंकि उनको क्या करना होता है, इमोशनली सपोर्ट लेना होता है ताकि अपनी पार्टी को वो जिता पाए। तो एक ये भी रीजन है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रीजनल सेंटीमेंट के साथ क्या होता है कि इस इंटर स्टेट डिस्प्यूट को और भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल डिले। अब ये बड़ा अच्छा एंगल है जो कि आप किसी भी चीज़ में जहां पर भी आप बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करोगे ना उसको ऐड कर सकते हो। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रिब्यूनल्स बट अवार्ड ऑफन टेक ईयर्स। कहता है कि 1956 का ये जो एक्ट है ना, ये कहता है कि अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में पानी को लेकर के विवाद होगा ना, तो उसके लिए हम एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे। ट्रिब्यूनल क्या होता है? समझ लो एक छोटा सा कोर्ट होता है जो जिसका काम होता है कि वो जल्दी से जल्दी एक डिसीजन पे ले, और जैसे डिसीजन आएगा ये ट्रिब्यूनल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये जो ट्रिब्यूनल है ना, ये बनाए जाते हैं अंडर द एक्ट ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब याद रखना कि ये जो हमारा एक्ट है इसके अंदर ट्रिब्यूनल्स तो बना दिए जाते हैं, लेकिन ये ट्रिब्यूनल्स के जो बोल सकते हो रिजल्ट आते हैं, जो ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन आते हैं ना, वो कई सालों के बाद आते हैं। इवन 10-20 साल भी लग जाते हैं, तब तक वो चीज़ चलती ही रहती है, तब तक वो डिस्प्यूट चलता ही रहता है। तो एक ये भी हमारा है कि जो लीगल डिले है ना, वो इसका एक रीज़न है जिसके वजह से ये डिस्प्यूट हो रहे हैं। इवन आफ्टर वर्डिक्ट्स, यानी कि जब कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया, कोई डिसीजन दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन अभी भी क्या होता है, उस तरीके से लागू नहीं हो पाता, मॉनिटराइजेशन उसका सही से नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे रीजन हमने डिस्कस कर लिए, लगभग 5 रीजन, जिसके वजह से हमें ये डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। अगर हमें रीजन पता लग गया, देन अब हम देखेंगे कोई रिसेंट एंड प्रोमिनेंट डिस्प्यूट है क्या किसी स्टेट के बीच में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो अगर हम रिसेंट इंसिडेंट की बात करें तो हमें क्या पता लगेगा? द कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु कंटिन्यू टू विटनेस टेंशन ड्यूरिंग लो रेनफॉल ईयर्स। यानी कि अगर आप देखोगे तो हमारी जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट हो गया बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये क्या हो गया, बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा टेंशन आज भी हमें देखने को मिल जाता है जब कभी बारिश कम होती है इन एरियाज के अंदर। सिमिलरली डिफरेंसेस ओवर द कृष्णा बेसिन, यानी कि कृष्णा रिवर के अंदर अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में लड़ाई होती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये भी इसके पार्ट है। तो कृष्णा बेसिन के लिए महाराष्ट्र लड़ रही है, कर्नाटका तेलंगाना आंध्र प्रदेश आपस में लड़ रहे हैं। कावेरी रिवर डिस्प्यूट में कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे इन द ईस्टर्न इंडिया तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ भी आपस में लड़ रहे हैं ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ महानदी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कुछ रिसेंट प्रोमिनेंट डिस्प्यूट है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप अपने करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऐसे के अंदर ऐड कर सकते हो। बट इसके अलावा क्या पता लगता है कि क्लाइमेट चेंज हैज फर्दर अग्रीवेटेड दिस कॉन्फ्लिक्ट बाय अल्टरिंग रेनफॉल पैटर्न एंड इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ना, ये क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हमारे होते हैं
ये फर्दर क्या कर देते हैं, याद रखना ये जो क्लाइमेट चेंज हमारे हैं, जस्ट वेट, ये जो हमारे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज क्या करते हैं, जो हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट है इनको और भी ज़्यादा तब बढ़ा देते हैं जब रेनफॉल क्या होता है, अल्टर कर जाता है, रेनफॉल टाइम पे नहीं होता। तो इसका आपने रिसेंट एग्जांपल देख लिया, प्रोमिनेंट डिस्प्यूट देख लिया जो इंडिया के अंदर वाटर को लेकर के इंटरस्टेट डिस्प्यूट चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे की चैलेंजेस कौन से हैं जिनकी वजह से ये जो हमारा रेजोल्यूशन है वो नहीं हो पाता है और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अगर हम की चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला जो हमें चैलेंज देखने को मिलेगा वो होगा ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग आर टाइम कंज्यूमिंग। अभी मैंने डिस्कस भी किया ऊपर, आप भी पढ़ के आ रहे हो मेरे साथ, कि जो हमारे ट्रिब्यूनल के प्रोसेस है ना वो काफ़ी लेट आते हैं, मतलब इसके डिसीजन काफ़ी लेट आते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और इसके वजह से ये जो डिस्प्यूट है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो बाय द टाइम डिस्टेंस आर डिलीवर्ड वाटर अवेलेबिलिटी एंड डिमांड पैटर्न हैव चेंज। मान लो किसी जगह पे किसी चीज़ को लेके विवाद हो रहा है कि भैया पानी 5 बैरल आना चाहिए, आप 10 बैरल नहीं दे रहे हो, आप 3 बैरल दे रहे हो, गलत बात है। अब मान लो 5 बैरल पे बात हुई लेकिन ये डिसीजन आने में क्या हो गया, 10 साल लग गए। अब ये डिमांड जो है वो 10 बैरल की हो गई। अब 5 बैरल तो मिल ही रहा था बट ये उस टाइम के लिए सफिशिएंट था, अब चाहिए 10 बैरल, तो वापस से अभी भी डिमांड बनी हुई है। तो होता क्या है कि जब टाइम बढ़ता जाता है और डिस्प्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, वो ऐसे ही कांस्टेंट रहते हैं, तो होता क्या है कि जो डिसीजन है वो फिर वेग ही रहता है, डिसीजन का कोई फायदा होता नहीं है। तो इसलिए बोल सकते हो कि ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग आर टाइम कंज्यूमिंग, बाय द टाइम डिसीजन आर डिलीवर वाटर अवेलेबिलिटी एंड डिमांड पैटर्न हैव चेंज, जिसके वजह से जो हमारा क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है वो रिमेन कांस्टेंट रह जाती है, ये बदलती नहीं है। सेकेंडली, यानी कि दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग। मतलब कि जो अपनी स्टेट है ना, अलग अलग स्टेट, वो अपने हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर जो है ना वो टाइम पे नहीं करते या फिर बहुत सारी चीज़ें वो छुपाते भी हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो मिसट्रस्ट है वो दूसरे स्टेट को हो जाता है कि भैया ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनके पास इतना पानी है, इतना बिजली बना रहे हैं, इन्होंने इतने डैम बना रखे हैं, इनकी पावर इतनी है, बट ऑन पेपर वो चीज़ें कम दिखाते हैं, जिसके वजह से ट्रस्ट कहीं ना कहीं बिल्ड नहीं हो पाता। और जब ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा ही होगा। तो ये भी एक हमारा रीज़न है। तीसरा जो हमारा रीज़न है जिसके वजह से डिस्प्यूट चलते रहते हैं वो होता है कि इंडिया लार्जली मैनेज रिवर्स थ्रू द पॉलिटिकल बाउंड्रीज रेदर देन बेसिन लेवल इकोलॉजिकल प्लानिंग। यानी कि जो इंडिया है ना वो बेसिकली क्या करता है, पॉलिटिकल बाउंड्री के हिसाब से रिवर को क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे कि मान लो अगर ये रिवर है और ये कहाँ से होके जा रही है, तो जहाँ से ये होके जा रही है ना उसके पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अगर ये रिवर है तो वहाँ पर वो कोई भी चीज़ क्या कर सकता है, बना सकता है, उस रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट बना सकता है। लेकिन इसके वजह से जो डाउनवर्ड हमारे होते हैं स्टेट जो कि ऊपर पढ़ के आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए भारत को यहाँ पर बेसिकली एक बेसिन लेवल इकोलॉजिकल सिस्टम बनाना चाहिए, इकोलॉजिकल प्लानिंग बनानी चाहिए, न कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज बेसिस पर। ठीक है, ये एक डिस्प्यूट का रीजन बनता है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ रीजन, जहां पर हमारे पास क्या आते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड डिपेंड्स हैवली ऑन पॉलिटिकल विल। यानी कि अगर आप देखोगे तो इंप्लीमेंटेशन, यानी कि मान लो ये ट्रिब्यूनल कोई भी चीज बता रही है बट उस चीज को इंप्लीमेंट करेगा कौन, तो कई बार पॉलिटिकल विल, यानी कि वहां पर लोगों को अपनी इच्छा होती है कि भाई नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है और अगर ये मुद्दा रहा तो हमारे लोग हमें वोट देंगे, तो वो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल विल की वजह से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन डिले हो जाता है और इसके वजह से जो हमारा ये डिस्प्यूट का प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व नहीं होता बल्कि ये चलता ही रहता है। तो यहाँ पर कुछ की चैलेंजेस हमने देखे जिसकी वजह से हमारे डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो हमारे पास कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीकों पे बात करते हैं, वे फॉरवर्ड पे बात करते हैं एंड गवर्नमेंट क्या कर सकती है उन चीज़ों पे बात करते हैं। इंडिया मस्ट शिफ्ट फ्रॉम एडवर्सियल फेडरलिज्म। अब इसमें क्या होता है, देखो इंडिया को ना शिफ्ट करना चाहिए एडवर्सियल फेडरलिज्म टू कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस। यानी कि यहाँ पर आप एडवर्सियल फेडरलिज्म नहीं हो सकते, आपको कोऑपरेशन दिखाना होगा जब भी आप बात करोगे वाटर की। ऐसा नहीं है कि आप एडवाइजरी जारी कर रहे हो कि ठीक है हम इतना पानी दे रहे हैं,
ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास 100 बैरल पानी है तो आप उसको कॉपरेट करके यूज करो। आपको देखना चाहिए कि आपके नीचे कितने स्टेट है, आपको कितनी नीड है, आप उतना यूज करो, बाकी उनके लिए दो। तो इस तरीके से आपको कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस लाना होगा इन द प्लेस ऑफ एडवर्शियल फेडरलिज्म। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो इस्टेब्लिश किया जा सकता है अ परमानेंट एंड टाइम बाउंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो कि एक टाइम पर एक टाइम डिसाइड हो कि हाँ 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके का हम क्या कर सकते हैं, एक मैकेनिज्म जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम प्रमोट कर सकते हैं इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट इंस्टीड ऑफ स्टेट सेंट्रिक प्लानिंग। यानी कि मान लो कोई स्टेट अपने खुद का क्या बना रहा है, डैम बना रहा है, तो उस डैम का वो यूज सिर्फ खुद के लिए ना करे, बल्कि ऐसा हो कि अगर वो डैम बनाया जा रहा है तो दो तीन स्टेट उसको एक साथ यूज कर पाए। तो इस तरीके की चीजें हमें फोकस करनी पड़ेगी, ताकि इस तरीके की जो स्टेट सेंट्रिक प्लानिंग है उसके जगह पर हम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन और इस तरीके की प्लानिंग को प्रमोट कर पाए। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आप कर सकते हो स्ट्रेंथन रियल टाइम डेटा ट्रांसपेरेंसी थ्रू द सेंट्रल एजेंसी। यानी कि जो डेटा रिलीज करी जाए वो स्टेट के द्वारा नहीं बल्कि सेंटर के द्वारा रिलीज करी जाए, जिसके वजह से उस डेटा के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे और जो अदर स्टेट है उनको इन डेटा के ऊपर भरोसा रहे, मिसट्रस्ट ना हो। ठीक है। इसके बाद आता है इनकरेज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड माइक्रो एरिगेशन टू रिड्यूस द वाटर स्ट्रेस। अब मान लो जैसे हमने देखा कि कर्नाटक एंड पंजाब के अंदर रेन फेड क्रॉप, जैसे कि हमने क्या देखा था रेन फेड क्रॉप में, कि जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि हम राइस एंड शुगर केन की खेती करते हैं, जो कि रेन फेड क्रॉप है, जो पानी बहुत ज्यादा लेती है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इन एरियाज में जहां पानी की किल्लत है वहां पर बेसिकली ऐसे क्रॉप को वो प्रमोट कर सकती है जो कि कम पानी के अंदर भी ग्रो हो सके। तो उन सभी चीजों को हम इनकरेज कर सकते हैं, जिसको लेकर के पानी के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना बने और पानी को लेकर के ज्यादा स्ट्रेस या फिर दबाव ना हो और लोग आपस में डिस्प्यूट ना करें। ठीक है। चलो फिर हमारे पास आता है जिसको आप देख सकते हो डी पॉलिटिक्स वाटर डिस्प्यूट थ्रू द मीडिएशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब देखो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरी है और साथ ही साथ मीडिएट करना, ताकि दोनों ही स्टेट के लोग जो हैं, दोनों स्टेट की जो गवर्नमेंट है उस वाटर को लेकर के पॉलिटिक्स ना कर पाए, यानी कि डीपॉलिटिक्साइज आप कर सकते हो वाटर डिस्प्यूट को। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि देखो इलेक्शंस के टाइम पर आप इसका मुद्दा नहीं उठाओगे, इस चीज को आप अपना वेपन नहीं बनाओगे। जब इस चीज को वेपन नहीं बनाओगे तो होगा क्या कि जो आपके जनता है वो इसके बारे में थोड़ा बहुत समझदार हो जाएगी, आप समझदार हो जाओगे कि भैया हाँ इससे वोट तो नहीं मिलने का, तो आप फिर इस पे आप काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो वाटर सेट डेवलपमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड क्लाइमेट रेजिलियंट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जो बारिश का पानी आ रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं स्टोर करके रख सकते हो, ग्राउंड वाटर को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्लाइमेट रेजिलियंट स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, जिससे आपको पानी की उतनी ज्यादा नीड ना पड़े, आपका कम पानी में ही काम जो है वो चल जाए। ग्राउंड वाटर बढ़ने से आपके पास ही पानी होगा जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, और जो बरसात का पानी आप यूज करोगे, बचा के रखोगे, उसको फर्दर आप अपनी खेती बाड़ी के लिए यूज कर सकते हो। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड पॉइंट है जो कि आप यूज कर सकते हैं जब आप बात करते हो इन प्रॉब्लम को डिक्लाइन करने की या फिर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। नंबर 1 हमने देखा कि हम जो हमारे परमानेंट टाइम बाउंड डिस्प्यूट है ना, उसको हम करने के लिए ट्रिब्यूनल को थोड़ा और अच्छा कर दे। दूसरा हमने देखा कि हम इंटीग्रेटेड सिस्टम लेकर के आए, कोई सेंटर सेंट्रिक प्लानिंग हो, ना कि स्टेट सेंट्रिक प्लानिंग। फिर हमारे पास आता है कि जो हमारे स्टेट है, सेंट्रल एजेंसी है, वो क्या करें, जो रियल डेटा है वो जाहिर करें, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए। हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेकर के आ सकते हैं, डीपॉलिटिक्साइज कर सकते हैं वाटर को, और हम वाटर को होल्ड करने के लिए वाटर से डेवलपमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज या फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को करने से कहीं ना कहीं जो इंटर वाटर डिस्प्यूट है वो कम हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया स्टेम फ्रॉम ज्योग्राफिकल रियलिटीज, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। अभी हम जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं यही तो हमें पता लग रहा है कि जो हमारे डिस्प्यूट हो रहे हैं ना, इनका मेन रीजन क्या है। सबसे पहला तो जियोग्राफिकल रियलिटीज, यानी कि किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा पानी है क्योंकि वहां से ही नदियां निकल रही हैं। दूसरा पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस्तेमाल करती हैं इन नदियों के मुद्दों का अपने वोट बैंक के लिए। और तीसरा होता है इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, यानी कि जो हमारे ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं वो टाइमली डिसीजन नहीं दे पाते, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी वही हमने लिखा कि इन द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया
स्टेम अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफिकल रियलिटीज, पॉलिटिकल सेंसिटिव एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि ये डिस्प्यूट होते क्यों हैं। हाउएवर यानी कि हालांकि रिवर्स आर शेयर्ड इकोलॉजिकल सिस्टम नॉट पॉलिटिकल असेट, यानी कि जो हमारे रिवर है वो इकोलॉजिकल सिस्टम शेयर करते हैं, कोई पॉलिटिकल असेट नहीं है वो। सस्टेनेबल रेजोल्यूशंस लाई इन द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो सस्टेनेबल रेजोल्यूशन है किसी भी चीज का, वो ट्रांसपेरेंसी के अंदर ही क्या करता है, सस्टेन करता है, उसके अंदर ही लाई करता है। साइंटिफिक प्लानिंग, लीगल रिफॉर्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओनली थ्रू कोलैबोरेशन एंड लॉन्ग टर्म विजन कैन इंडिया सिक्योर इक्विटेबल सस्टेनेबल वाटर एक्सेस इन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अगर हम इंडिया की बात कर सकते हैं तो इंडिया के अंदर अगर आप साइंटिफिक प्लानिंग करोगे, लीगल रिफॉर्म लेकर के आओगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर के आओगे और साथ में कोलैबोरेशन लेकर के आओगे, तो इन सब चीज़ों की मदद से आप क्या कर सकते हो, जो ये वाटर का डिस्प्यूट है, वाटर का क्राइसिस जो है, जो लंबे टाइम से चला आ रहा है, इसको हम एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ खत्म कर सकते हैं और इस डिस्प्यूट को हम खत्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंटेंट जो कि हमने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर देखा। सबसे पहले हमने देखा कि वाटर डिस्प्यूट में वाटर जरूरी है क्यों, कौन कौन से रिवर है, कौन कौन से रीजन है जहां पर आपके बेसिकली ये डिस्प्यूट होते हैं, मतलब इसके रीजन क्या है, कॉजेस देखें। फिर हमने रिसेंट में डिस्प्यूट देखे, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से रिवर को लेकर डिस्प्यूट है। फिर हमने कुछ की चैलेंजेस देख लिए कि आखिर ये डिस्प्यूट सॉल्व क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो जब हमने रीजन देख लिया तो उसके बाद हमने देखा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, एंड देन हमने फिर कंक्लूजन देख लिया, जिसके बाद हमारा ये जो कंटेंट है वो कवर हो गया। तो आई होप एंड आई बिलीव कि कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। फिर भी जैसा भी लगा हो, यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेल मी कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। एंड इसके लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम पर अगर आप आएंगे तो वहाँ पर ये PDF भी मिल जाएगी। बाकी अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, देखो अभी और भी सारी चीज़ों के लिए, तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड लेट्स होप कि हम अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।